प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे कोर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में पीडीएस यूनिवर्सिटी शिखर क्या विद्यार्थी होंगे और आपके बी सेमेस्टर 2 क्या विद्यार्थी होंगे और आपकी बोटनी सब्जेक्ट होगी, जिसके इंपॉर्टेंट नोट्स आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके टॉपिक का नाम, आपके एग्जाम का नाम, आपकी कोर्स कोड ये रहा होगा, आपकी कोर्स कोड ये है और आपका सेल बायोलॉजिक जेनेटिक्स एंड प्लैनेट्स आपके टॉपिक का नाम होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट नोट्स और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आज की इस वीडियो में स्वागत है। बिना इस तरह के अपने इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 और फर्स्ट और 2 का ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। थोड़ा फर्स्ट का तो सिलेबस याद है, लेकिन आपका 12 नंबर का टॉपिक ये रहता है, 12 नंबर का टॉपिक ये रहता है। तो दोनों 12 नंबर का टॉपिक है, आप सभी को पता है। आपका सेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि लर्निंग विद तेजल ने आपका नोट्स बेंच भी लॉन्च किया है, तेजल नोट्स बेंच। उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको 8875 6399 49 पर मैसेज करना है और वहाँ पर आपको 49 रुपये प्राइस पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद में आप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो 8875 6399 ग्रुप पर, यानी 8875639949। तो इस पर आपको मैसेज करना है, 49 प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी और बाद में आपको बीएससी सेमेस्टर 2 के तेजल नोट्स बेस में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना किसी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास लेंगे हम। कहीं पर भी आपको आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये आपके बताया गया है कि ये सिलेबस आपका यहाँ पर प्रस्तुत है, अनुवांशिकी के क्षेत्र के आधार पर आपके सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो इसको हम रीड नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। तो बिना किसी के अपने कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक से। इकाई फर्स्ट का आपका टॉपिक आप सभी को पता है, तो इकाई फर्स्ट से अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपका इकाई फर्स्ट के अंतर्गत आपका सिलेबस दिया गया है। क्या सिलेबस है आपका? तो आपका सिलेबस है कोशिका संरचना, कोशिकांग, गुणसूत्र और कोशिका चक्कर के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में बात की जाए तो कोशिका किस प्रकार की इकाई होती है, किस प्रकार इसमें आगे संगठन होता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कोशिका जैविक संगठन की मूलभूत इकाई है। समकालीन कोशिका विज्ञान इसके प्रश्नात्मक संगठन और आणविक क्रिया प्रणालियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे बात की जाए आपके विषय इसकी संरचना कैसी है कोशिका की, तो भी आगे हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं आपके विषय में कोशिका संरचना किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कोशिका संरचना के बारे में डिटेल से बात करेंगे, यानी कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो कोशिका संरचना के बारे में बात करेंगे। कोशिका को अनेक संरचनात्मक विकास, नाभिक के संगठन के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पादप कोशिका एक उन्नत यूकेरियोटिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विशिष्ट झिल्लीदार अंग पाए जाते हैं। इन दोनों के संरचनात्मक के अंतर को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि एक सारणी में इसके तुलनात्मक आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोशिका की संरचना में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपके एग्जाम में 10 नंबर का या 20 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना है और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको देखनी है। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपकी यूकेरियोटिक कोशिका में हम निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट करेंगे, आपको बिल्कुल देखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर करेंगे हम, तो आपको बिना इस तरीके बिना किसी डाउट की इसको पूरी डिटेल से देखना है। और विशिष्ट लक्षण के बारे में बात करेंगे, इधर आपका विशिष्ट लक्षण है और इसमें पूरी तरीके से हम एकदम सही तरीके से आपका अंतर स्पष्ट करेंगे। वो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको मेन टॉपिक लगा कर इस प्रकार अगर आप समझा कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा, एक भी नंबर वह काटने का प्रयास नहीं करेगा। सबसे पहले केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो केंद्र तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, ठीक है। केंद्रक का वास्तविक केंद्र का अभाव, न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है इसमें, और जिसमें केंद्र झिल्ली अनुपस्थित होती है। आपकी क्या है कि इसमें केंद्र की झिल्ली आपकी अनुपस्थित होती है, तो ये आपको याद रखने का प्रयास करना। आगे हम बात करें तो आपके बीच में यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित होती है। आपकी कैसी होती है? सुविकसित केंद्रक होता है इसमें, दोहरी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की उपस्थित होता है इसमें, यानी कि आपकी केंद्र के प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको उपस्थित होता है। अब आगे बात करते हैं कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। कोशिकांग कैसा है आपका? प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में कैसा है? तो इसमें दोहरी या एकल झिल्ली
युक्त कुछ अंगों के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक का पूर्ण अभाव होता है। इसमें क्या है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है और प्लास्टिक भी इसमें पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती, इसका अंतर्गत अभाव पूर्ण रूप से पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हाइड्रोजन और कोशिका और अंतःपर्दे जालिका जैसे अंग तक इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें क्या है कि उपस्थित नहीं होते लेकिन आपके इसमें इसमें आपकी उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं लेकिन इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसको आप क्रॉस करेंगे। इसमें इसमें कोशिकांग की बात की जाए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक इसमें नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, प्रयास करना है। इसमें आपके ये आपका टाइपिंग एरर आ गया, ठीक है। इसमें उपकाया यानी कि यहाँ पर आपको कोशिका द्रव्य प्रकार के तथ्यों तथा अंगों के में प्रकार के है, यानी कि इसमें तत्व तथा प्रकार के माने जाते हैं। राइबोसोम की बात की जाए तो इसमें तो टाइपिंग एरर आया, तो इसको मैं सीख रहा के अपलोड करने का प्रयास करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आनुवंशिक पदार्थ की मैंने बात की जाए तो आनुवंशिक पदार्थ इसमें वर्ताकार, थोड़ा सा वेट करें, इसमें वर्ताकार और आपका नगन और जो स्टोन प्रोटीन से रहित होता है। इसमें रेखीय या स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका वर्ताकार और नगण्य डीएनए दो स्टोन में रहित होता है वह पाया जाता है। इसमें आपका स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर जो क्रोमेटिन बनता है वह इसमें मौजूद होता है। आगे कोशिका भित्ति की बात की जाए तो आपके इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन द्वारा निर्मित होता है। इसमें सेलुलोज और हेमिलेशन और आपका पेक्टिन द्वारा निर्मित जटिल होता है। सेलुलोज आपका कपास में पाया जाता है। कोशिका विभाजन से मुख्य रूप से आपका कोशिका विभाजन द्वितीय गठन होता है या मुकुलन द्वारा होता है और इसमें आपका समसूत्री अर्धसूत्री आपका विभाजन से प्रमुख से होता है। तो इसको का आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे कोशिका की प्रासंरचना के बारे में। आगे बात करेंगे आपकी जैसे कोशिका की प्रासंरचना किस प्रकार की होती है। तो कोशिका की प्रासंरचना के बारे में बात की जाए तो पादप कोशिका की प्रासंरचना का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन ये दर्शाता है कि ये एक दृढ़ बाह्य कोशिका भित्ति से घिरी होती है। इसके भीतर जीवद्रव्य स्थित होता है जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा संपीड़ित रहता है। जीवद्रव्य के मुख्य घटकों में संघन केंद्र के विभिन्न है झिल्लीदार कोशिकांग, प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका अंतःपर्दे जालिका, गैर झिल्लीदार राइबोसोम और एक विशाल केंद्रीय राजधानी शामिल होती हैं। पादप कोशिका को परस्पर जोड़ने के लिए द्विध्रुवीय या तंतु प्लास्मोडेस्मा पाए जाते हैं जो अंतःकोशिकीय परिवहन का नियमन करते हैं। तो आपका पादप कोशिका की प्रासंरचना का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर वाले में भी आ सकता है और आपके 5 नंबर वाले में या 10 नंबर वाले में भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य, ठीक है। कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसके कार्य कैसे होती है, दूसरी बात की जाए पादप कोशिका की विभिन्न अंगक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, ठीक है। तो कोशिका की संरचना एवं कार्य बारे में आगे तो थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किस प्रकार कार्य करती है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेल वेल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति तो कैसा कार्य करती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका भित्ति के बारे में संपूर्ण तरीके से सविस्तार करके समझाइए। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, सविस्तार करके समझाइए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसका सही करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो पादप कोशिका भित्ति एक निर्जीव है, यानी पादप कोशिका आपकी निर्जीव है। दृढ़ और सूक्ष्मात्मक बाह्य आवरण होता है इसमें, यानी कि इसमें सूक्ष्मात्मक बाह्य आवरण भी पूर्ण रूप से पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 3 परतों में विभाजित होती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी परतों में विभाजित होती है, 3 परतों में विभाजित होती है। मध्य पटलिका, एक प्राथमिक पटलिका और आपकी द्वितीय पटलिका भित्ति होती है, ठीक है। मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है जो आसन्न कोशिका को जोड़ने वाले में सीमेंट के रूप में कार्य करती है। प्राथमिक भित्ति सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं हेमिसिल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। लीची और विस्तार योग्य होती है। द्वितीय भित्ति लिग्नन या सुबेरिन जमाव की कारण अत्यधिक सुदृढ़ होती है और कोशिका भित्ति का कार्य यांत्रिक शक्ति, निश्चित आकार प्रदान करना और प्रासंगिक दाब से सुरक्षा करना प्रमुख विशेष का कार्य माना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं आपकी, इसमें प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसमें किस प्रकार होता है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली तो सारे जीव आपकी, थोड़ा सा वेट करें, सारे जीव आपकी जीवद्रव्य घेरने वाली है। झिल्ली चयनात्मक परागण में होती है। सिंगर और निकोलस द्वारा प्रतिपादित सरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये लिपिड द्रव सतह से बनी होती है जिसमें
फास्फोलिपिड्स के बीच में आंतरिक और बाह्य प्रोटीन धस्से होते हैं। ये झिल्ली सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के माध्यम से आयनों और अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका के पहचान में सहायक होती है। तो ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है। केंद्र के बारे में बात करते हैं तो केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ये आप सभी को पता होगा, पहले से पता होगा कि यह नियंत्रण केंद्र माना जाता है। केंद्रीय आवरण की बात की जाए तो केंद्रीय आवरण कहते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें सूक्ष्म केंद्र छिद्र पाए जाते हैं जो केंद्र को कोशिका द्रव्य के बीच वृहद अणुओं के विनिमय को सुगम बनाते हैं। केंद्र के भीतर केंद्र द्रव्य अत्यधिक कुंडलित क्रोमेटिन तंतु संघनन केंद्रिका स्थित होती है। केंद्रिका राइबोसोम के संश्लेषण का मुख्य केंद्र है, जबकि क्रोमेटिन के आनुवंशिक कूटनीत होते हैं। ठीक है। आपको याद नहीं प्रयास करना है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। इससे अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो आप ओनली रीड ही कर रहे हैं, आप समझा नहीं रहे हो। तो भाई आपको स्वयं समझने का प्रयास करना है। मैं आपको कितना ही समझा तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर क्लास को सही तरीके से समझाना है और आपको प्रोवाइड करना है। ज़्यादा उद्देश्य मेरा है कि आपको क्लास प्रोवाइड करूँ जिससे कि आप नोट्स बना सकें, क्योंकि नोट्स से कुछ स्टूडेंट नोट्स भी अच्छे ज्वाइन नहीं हो पाते तो उनके लिए आप यहाँ पर साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नोट्स बेच में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। आप सभी पता है नोट्स बेच की 49 प्राइस है, ठीक है। 49 प्राइस। अगर आप नोट्स नहीं बना चाहते हो, क्लास नहीं लेना चाहते तो आप नोट्स बेच ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर ये सभी नोट्स आपको जो सेम डिटो यहाँ पर है, ये सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना है। आगे बात करें तो आपके बीच में दोहरी झिल्ली के घिरे इस अंग को कोशिका का ऊर्जा संग्रह भी कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसकी बाह्य झिल्ली चिकनी होती है, चिकनी होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली भीतर की और अंगुलिमा प्रवर्धन बनाती है, यानी अंगुलिमा यानी इसमें अंगुली डाल सकते हैं ऐसा बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रिस्टी किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टी आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य झिल्ली चिकनी नहीं यहाँ से नहीं, आंतरिक यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली भित्ति की और मुड़ के अंगुलिमा परत बनाती है, जिससे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की सतह पर FO-F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो ATP संश्लेषण का कार्य करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स करके एंजाइम गोलाकार DNA और यहाँ पर मिक्स टाइप हुआ है राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण ये एक अर्धस्वायत्त अंग बनाती है, ठीक है। अब आगे हरितलवक के बारे में बात करेंगे। हरितलवक क्या होता है आपका, हरितलवक के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हरितलवक क्या होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। हरितलवक, ठीक है। हरितलवक आपके बारे में इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हरितलवक के बारे में बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है। तो हरितलवक क्या होता है, ये पादप कोशिका का विशिष्ट प्लास्टिक है, यानी कि ये पादप कोशिका का ये विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, यानी इसमें आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये भी एक दोहरी झिल्ली युक्त अर्धस्वायत्त अंग है, यानी कि ये भी एक दोहरी झिल्ली से युक्त एक अर्धस्वायत्त अंग माना जाता है। इसके आंतरिक भागों की बात की जाए तो स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके आंतरिक भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें पिट्टिका झिल्लियों से निर्मित चपटे कोष होते हैं, ठीक है, जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिकों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित होकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया के अंतर्गत जल का प्रकाशीय अपघटन आपका ATP का निर्माण करता है, जबकि स्ट्रोमा के अंतर्गत प्रकाशीय अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। अब आगे बात करते हैं राइबोसोम क्या आता है। राइबोसोम भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम किसे कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के बारे में बात करेंगे हम। राइबोसोम क्या है, किस प्रकार है, तो उसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। तो ये प्रोटीन और RNA के निर्मित एक झिल्लीदार सूक्ष्म कण है, जिनमें प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आप कहेंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो अंतःप्रदेव जालिका से जुड़कर स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण का अनुवाद की क्रिया को निष्पादित करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके बीच में पेरोक्सीसोम के बारे में बात करने वाली, पेरोक्सीकॉम के बारे में बात करने वाली, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पेरोक्सीकॉम, ठीक है। पेरोक्सीकॉम के बारे में बात की जाती है, ये एक एकल झिल्ली से घिरा एक छोटा सूक्ष्म काय है, जिसमें केटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये पादपों में प्रकाश शोषण C2 के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ
ये ग्लाइकोटन का चपाइश करता है और हानिकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में अपघटित करके बाहर निकालने का कार्य करता है। अब लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम क्या होता है तो उसके बारे में बात करिए। तो लाइसोसोम आपके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो लाइसोसोम के बारे में क्या बात करिए कि लाइसोसोम एकल जेली युक्त पुट्टिकाएँ हैं जिनमें अम्लीय माध्यम से सक्रिय रहने वाले जल अपघटनीय एंजाइम जिसमें आपके अंतर्गत लाइव किया जाता है, आपका न्यूक्लिया जाता है, पाई जाती हैं। ठीक है, पादप कोशिकाएं प्राय रसदानियाँ ही लाइसोसोम के समान कार्य करती है। इनका मुख्य कार्य अंत कोशिकीय पाचन मर्द क्षतिग्रस्त कोशिका या अपघटन करना है, जिसके कारण इन्हें आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है तो आपके लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले बात की थी। हरित लौह को प्रोटीन की फैक्ट्री आपका कहा जाता है, नहीं राइबोसोम को आपकी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। थोड़ी सी गलती हुई है। तो गोलिज गाय के बारे में बात करते हैं ना। गोलिज गाय क्या होता है तो उसके बारे में बात की जाए तो आपके बीच में गोलिज गाय क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है गोलिज गाय आपके बीच में, तो इसके बारे में बात की जाए तो ये आपका क्या होता है तो आप सिंपल लिखेंगे कि हमारा पादप कोशिका में गोलिज गाय को विस्तृत अवस्था में पाया जाता है। वो इन्हें डिक्टियोसोम कहा भी जाता है, डिक्टियोसोम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और ये चपटी मूड़ी और थैलियों जैसी संरचनाओं से बना होता है जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन और लिपिडों का रूपांतर पैकेजिंग का श्रवण करना, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी के निर्माण के लिए आवश्यक पेक्टिन युक्त पुट्टिकाओं का श्रवण डिक्टियोसोम द्वारा किया जाता है। तो आपके जो मैंने अभी पढ़े, आपके राइबोसोम पढ़ा, गोल्जिका पढ़ा, आपके डिक्टियोसोम पढ़ा, जो पढ़ा ना मैंने वो आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले में, या आप इसको 2 नंबर वाले में आ सकता है तो 2 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर इसको एग्जामिनर बढ़ा करके पूछेगा तो 10 नंबर वाले में आ जाएगा, तो आपके एग्जाम में आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको रीड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अंध पर्दे जालिका के बारे में बात करते हैं। अंध पर्दे जालिका क्या है तो इसके बारे में बात की जाए। अंध पर्दे जालिका तो ये सुविकसित झिल्लीदार नलिकाओं और सिस्टर्नी का एक नेटवर्क है जो केंद्रीय झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैला है। ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन सा होता है, एक तो आपका खुरदरी होता है, खुरदरी अंतर्देवीय जालिका होती है, आपकी चिकनी अंतर्देवीय जालिका होती है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, खुरदरी कौन सी होती है और अंतर्देवीय जालिका कौन सी होती है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन में सहायक होते हैं। यानी खुरदरी जाली की बात की जाए तो खुरदरी अंतर्देवीय जालिका के बारे में बात की जाए तो इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन में प्रयोग और थोड़ा सा वेट करें, इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। यानी कि इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन में सहायक होते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है और शरीर में रक्त का परिवहन और भी जो अलग अलग परिवहन होती है उनका करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये लिपिड, स्टेरॉइड और संश्लेषण और विषैले पदार्थों के विसरण का कार्य करते हैं। इसमें क्या है आपका राइबोसोम अनुपस्थित होता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे बात करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे, गुणसूत्र क्या है, किस प्रकार है, तो ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुणसूत्र वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुणसूत्र गुणसूत्र के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम सबसे पहले आता है गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्रों का रूप निर्धारण करते हैं। गुणसूत्र की सामान्य संरचना कैसी है तो इसकी सामान्य संरचना के बारे में बात की जाए, इसकी सामान्य संरचना किस प्रकार की है तो आप कहेंगे इसकी सामान्य संरचना एक पारूपिक गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं तो इसके बारे में बात करें तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अर्ध गुणसूत्र आपका आता है, एक आपका आता है गुण सूत्रीय बिंदु आता है आपका। ठीक है, एक आपका आता है द्वितलिक संकीर्ण आता है आपका, एक आपका आता है अत्ययखंड आता है, एक अत्ययखंड आता है। तो इनके बारे में बात की जाए तो आपके बीच में, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा वेट करें, इसका कलर ले लेते हैं हम रेड, मैंने इसको लेते हैं लाल, ना इसको ले लेते हैं हम। ठीक है,
तो ये एक संकुलित दोनों क्रोमेटिन यानी कि सबसे पहले अर्थ गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 लंबवत अनुदैर्ध्य भाग होते हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिन कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिन किससे कहते हैं? आपकी एग्जाम में 2 नंबर वाले में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको याद करके प्रयास करना है, याद करने का प्रयास करना है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में 2 लंबवत अनुदैर्ध्य भाग होते हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिन कहते हैं। आगे गुणसूत्रीय त्रिबंधु किसे कहा जाता है? वह संकुचित क्षेत्र जहाँ दोनों क्रोमेटिन परस्पर जुड़े होते हैं, जहाँ प्रोटीन की डिस्कनुमा संरचना होती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जिसमें विभाजन के समय तंतु पाए कहते हैं। बात करते हैं आगे द्वितीयक संकीर्ण के बारे में बात करते हैं। तो कुछ गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त संकीर्ण होता है जिसे केंद्रीय का संगठन कहते हैं। इसके आगे का छोटा सिरा सेटेलाइट कहलाता है। सेटेलाइट भी आपको याद रखना प्रयास करना है कि द्वितीय संकीर्ण के अंतर्गत आपका द्वितीय सेटेलाइट भी आता है, सेटेलाइट आता है, ठीक है। गुणसूत्र के दोनों छोर को टेलोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र के दोनों छोर को क्या कहता है? आपके यहाँ टेलोमियर कहा जाता है, जो गुणसूत्र को आपस में चिपकने से रोकते हैं और स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आपने याद रखने का प्रयास किया होगा। आगे इसमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट भी करेंगे। 5 पेज 40 मिनट के लगभग आपकी क्लास जाएगी। तो अंतरावस्था के दौरान केंद्र के भीतर क्रोमेटिन की संगतता का एक समान नहीं होती है। रंजन व्यवहार और अनुलेखन संगतता के आधार पर इसे 2 क्षेत्रों में विभाजित भी किया जाता है। 2 क्षेत्र कौन कौन सी है, तो उसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो विशिष्ट लक्षण नाम के अंतर्गत बात करिए और आपका क्रोमेटिन के बारे में बात करिए और आपकी हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात की जाए, तो इन दोनों में आपका अंतर स्पष्ट करेंगे हम। संगमता तो शिथिल रूप से संकुलित क्रोमेटिन तंतु इसमें पाया जाता है। इसमें अत्यधिक संघन रूप से संकुलित क्षेत्र इसमें पाया जाता है। अब अभिरंजन की बात की, इसमें हल्का अभिरंजन होता है, इसमें गहरा अभिरंजन होता है। अनुलेखन की बात की तो इसमें आनुवंशिक रूप से अत्यधिक सक्रिय जीनों की उपस्थित होती है। आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, अत्यंत कम सक्रिय होता है। प्रतिकरण की बात करें तो एस फेज या पारंपरिक चरण में प्रतिकृतिकरण एस फेज की उत्तरवर्ती चरण में प्रतिकृतिकरण करते का कार्य प्रमुख से करता है। आगे बात करें तो आपके बीच में विशिष्ट गुण के बारे में बात करें तो आपके भी आपके एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग है। विशिष्ट गुण क्या है? विशिष्ट गुण जैसे आपका लेम्ब्रस के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर लगा देते हैं आपका हेडिंग। तो ये विशालकाय गुणसूत्र उभय श्रवणों के अंडाणुओं की डिप्लोइडिन अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें एक मुख्य अक्ष होता है, इससे में पार्श्व में बड़े फ्लूप निकलते हैं जो ब्रश जैसी आकृति की बनने से होते हैं। तो यह भी आपको याद रखने का प्रयास करना है। ब्रश जैसी आकृति होता है जो आप सुबह ब्रश करते हैं मुंह में दांतों में, उसको कहा जाता है ब्रश की जैसी। ये लूप सक्रिय आरण्य संश्लेषण और पित्तन जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे आपको आता है पोलिटीन। तो इन्हें लाल ग्रंथियां गुणसूत्र भी कहा जाता है, जिनकी खोज बाल बियानी डिपेट्रो किटो की लाल ग्रंथियों में की थी। इनमें बार बार होने वाले डीएनए प्रतिकरण के बावजूद क्रोमेटिड्स का पृथक्करण नहीं होता है। इनमें स्पष्ट रूप से गहरे बेड और हल्के इंटरबेड दिखाई देते हैं। सक्रिय जीन वाले क्षेत्रों में ये फूलका बाल बियानी वल्ले का फफ का निर्माण करते हैं, जहाँ सक्रिय अनुलेखन होता है। आगे बात करें आपके बीच में बी गुणसूत्र के बारे में बात करें तो ये सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाले छोटे छोटे गैर आवश्यक डिस्पेंसेबल गुणसूत्र है, जो कुछ पादपों जैसे मक्का जंतुओं में देखे जाती है। ये सामान्यतः आनुवंशिक के रूप में निष्क्रिय हो जाती हैं और मेंडेलियन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आगे बात करें आपके बीच में कोशिका चक्र समसूत्री अर्धसूत्री। कोशिका चक्र उन प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध चक्र है
जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का दोहरीकरण करती है, अन्य घटकों का संश्लेषण करती है और अंततः दो संतति कोशिका विभाजित हो जाती है। तो समसूत्री विभाजन की बात करने वाले सबसे पहले समसूत्री विभाजन कैसा होता है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में बात करें तो आपका इस प्रकार का होता है, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अंतरस्पृष्ट वाले में, ठीक है। तो ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसे 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसमें 4 प्रमुख भाग कौन कौन से रहते हैं आपको रहता है। पूर्वावस्था जाता है आपका, पूर्वावस्था की बात की जाती है कि क्रोमेटिन संगठित होकर गुणसूत्र बनाती हैं, केंद्रिक जेली और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। मध्यावस्था के बारे में बात की जाए तो मध्यावस्था गुणसूत्र की अत्यंत स्पष्ट हो जाती हैं और कोशिका की मध्य भूमध्य पटल पर व्यवस्थित हो जाती हैं और त्रुक तंतु काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। आगे बात करें आपके बीच में पश्चात विभाजन में बात की जाए तो ये गुणसूत्री विभाजन होता है और सिस्टर क्रोमेटिस विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। अंत्यावस्था की बात की जाए तो ध्रुव पर पहुंचे गुणसूत्र पुनः अंकुटलित होकर क्रोमेटिन जाल बनाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। आगे बात करें तो आपके बीच में कोशिका द्रव्य विभाजन पादों में यह प्रक्रिया मध्य से परिधि की ओर और कोशिका पट्टी के निर्माण द्वारा संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये विभाजन 4 यानी कि थोड़ा सा वेट करिए। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय फर्स्ट और सेकंड के रूप में होता है और द्विगुणित के मात्र कोशिकाओं के 4 अंगुणित संध कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्वावस्था में अत्यंत जटिल होती है। इसे 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसमें आपका पहला आता है लेप्टोटीन आता है। लेप्टोटीन की बात की जाए तो क्रोमटीन संग्रहित होकर पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। आगे आपके बीच आता है जाइगोटिन के बारे में बात करें तो आपका आता है समजात गुणसूत्रों का आपस में जोड़कर जोड़ा बनाता है जिससे सूत्र विभाजन कहते हैं। इस प्रेशर को सिनेप्टोनिमल और कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। पेक्टिन की बात करें तो ये आपका होता है समजात गुणसूत्रों के गैर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है जिसे विनिमय कहते हैं। ये प्रक्रिया रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होती है। आगे आपकी आती है डिप्लोटीन आती है। इसके बारे में बात करें तो आपके बीच में डिप्लोटीन किस प्रकार होती है तो आपकी होती है इसमें काइजमेटा के रूप में स्पष्ट रूप से विद्यमान होती है। डाइकिनेसिस का एजेमटा अत्यंतिकरण होता है। इसके अंदर दिलीप पूर्णतः विशिष्ट होती है। विशिष्ट गुणसूत्र के बारे में बात करें तो इसमें कुछ अंतर आपको स्पष्ट करना है तो ये भी आपको अंतर स्पष्ट करना है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें विशिष्ट लक्षण कौन से हैं और समसूत्री विभाजन किस प्रकार का है और अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार का है तो इसके अंदर थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करेंगे हम। तो आपको बिना इस तरह के डिटेल से वीडियो को देखना है, ठीक है। होने का स्थान यानी कि इसमें थोड़ा सा इसकी साइज कम कर लेते हैं। इसमें होने का स्थान इसमें कहाँ पर होता है। इसमें कायिक कोशिका में होता है। इसमें आपका जनन कोशिका में होता है। कहाँ पर विद्यमान होती है। विभाजन चक्र कहाँ पर होता है। इसमें केवल एक बार केंद्र विभाजन होता है। इसमें 2 क्रमिक केंद्र विभाजन होता है। इसे संतत कोशिकाएं कौन सी होती है। इससे 2 संपूरक द्विगुणित कोशिकाएं होती है। इसमें 4 आनुवंशिक रूप से कोशिकाएं पाई जाती है। जीन विनिमय किया तो इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें आपका उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जैविक महत्व की बात की जाए तो विकास, शारीरिक मरम्मत और अलैंगिक जनन में सहायक है। युग्मज का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र की स्थिरीकरण और भिन्नता में सहायक मनुष्य होता है। इस प्रकार हमने यूनिट फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट किया। अब यूनिट सेकंड का सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल से पढ़ना है। ये है आगे पढ़ते डिटेल से। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका। तो ठीक है आगे चलते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें दूसरे में आपको बताया गया है कि आनुवंशिक गैर मेंडेलियन वर्षण में लिंग निर्धारण कैसे होता है, संलग्नता कैसे होती है, जीन विनिमय कैसे होता है और आनुवंशिक में माता पिता से संतान का उत्पादन कैसे होता है, विविधता और वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन के आनुवंशिक और विचलन के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो चलते हैं।
ग्रेगर जॉन मेडल के मटर के पौधे पर संस्कृत का प्रयोग करके आनुवंशिक के 3 मूलभूत नियमों का प्रतिपादन इन्होंने प्रमुख से किया है। इसमें आपका पहला आता है प्रभाविता का नियम आता है, बाद में आपका पृथक्करण का नियम आता है, बाद में आपका स्वतंत्र अपव्यय का नियम प्रमुख से आता है। तो विषम युग्मनजीय अवस्था में केवल प्रभावी एलील ही व्यक्त होता है। पृथक्करण का नियम की बात की जाए, जिसमें युग्मन का निर्माण के समय एलील के जोड़े पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और जिसमें प्रत्येक युग्मन को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है। युग्मन की शुद्धता का नियम यह कहता है। आगे बात करें आपके बीच में स्वतंत्र अपव्यय का नियम बात की जाए, तो इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वसानुगति का एक दूसरे से स्वतंत्र जो द्वि संगत क्रॉस के अंतर्गत 9:3:3:1 के अंतर्गत रहते हैं। मेंडलियम के विचलन के नियमों के बारे में बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम आता है एक, तो आपका एक आपका आता है सह प्रभाविता का नियम। तो आपके दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं विषम, थोड़ा वेट करें। विषम युग्मन का लक्षण प्रारूप दोनों जनकों के मध्यवर्ती होता है। उदाहरण के लिए मिलामिलिस जलापा में लाल फूल और सफ़ेद फूल के क्रॉस में पीटी में गुलाबी प्राप्त होती है। F2PD का लक्षण रूप जिन रूप अनुपात 1:2:1:1 में होता है आपका, ठीक है। सह प्रभाविता ने बात की थी, इस स्थिति में विषम युग्मन में दोनों एलील समान रूप से स्वतंत्र और रूप से व्यक्त होते हैं। मानव में ABO रक्त समूह है, इसकी उत्कृष्ट उदाहरण यानी AB आपका अलग होता है और आपका O अलग होता है। तो इसका एक विशिष्ट उदाहरण मानते हैं, यहाँ पर आप कोमा दे सकते हो। तो जहाँ A और B एलील सह प्रभावी है, जिसमें AB रक्त समूह प्राप्त होता है। आगे बात करें आपके बीच में घातकता का नियम। घातकता का नियम बात करें तो इसके में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घातकता नियम के बारे में बात की जाए तो कुछ एलील विषम युग्मनीय अवस्था में सामान्य व्यवहार करते हैं, परंतु समयुग्मनीय अवस्था में जीव की मृत्यु का कारण बनती है। विषम युग्मजी पीले चूहों में आपस में क्रॉस करने के अनुपात में होते हैं। करने पर मृत्यु समयुग्मनीय प्रभावी चूहों में होता है YY, और आपका विषमयुग्मी पीले चूहे में होता है Y बड़ा और Y छोटा, ठीक है। ये कारण इसमें PD सामान्यतः 3:3:1 में रहता है, जबकि स्थान पर 2:1 में प्राप्त होता है। ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे बात करिए तो आपकी इसमें प्रबलता का नियम, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रबलता, ठीक है। जब एक जीन की एलील किसी अन्य एलील जीन की अभिव्यक्ति को दबा या बदल देते हैं तो इस घटना को प्रबलता या एपिस्टेसिस कहा जाता है। तो एपिस्टेसिस या प्रबलता किसे कहा जाता है? तो जब एक जीन के एलील किसी अन्य गैरी एलील जीन की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं तो उसको ये कहा जाता है। प्रभावित प्रबलता आपका सभी को पता है कि अनुपात 12:3:1 कहते हैं। अप्रभावी आपका कहते हैं 9:3:4 को कहा जाता है, जो चूहे में होता है आपकी। तो ये तोता का रंग होता है। और आपका द्विक अप्रभावी प्रबलता की बात करें तो आपका मिट्टी मटर में होता है। मिट्टी मटर में होता है 9.7 के अनुपात में होता है, और ये अपना अनुपात 11 में होता है द्विक प्रभावी प्रबलता। तो स्पर्श में फल का आकार के अंतर्गत होता है। अब बहुजन वसानुगति की बात करें तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी रीड करेंगे। इस प्रकार की वसानुगति में एक विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीनों द्वारा किया जाता है, जिसका संचयी प्रभाव होता है। इसे मात्रात्मक वसानुगति भी कहते हैं। मानव त्वचा का रंग, गेहूं के दानों का रंग इसका प्रमुख उदाहरण है। इससे संतान में लक्षणों का वितरण एक घटाकर व्याकरण का अनुसरण करता है। कोशिका द्रव्यीय वसानुगति। इस प्रकार की वसानुगति लक्षणों का संचरण केंद्र के बाहर स्थित कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में उपस्थित जीनों द्वारा होता है, जिसमें मात्रांती वसानुगति भी कहा जाता है, क्योंकि निषेचन के समय अधिकांश कोशिका द्रव्य मादा युग्मक अंडर से प्राप्त होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मादा से प्राप्त होती है। डिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम के बारे में, तो डिस्ट में श्वसन क्षमता को माइटोकॉन्ड्रिया जीनों द्वारा होता है। श्वसन में श्वसन शोषी द्वारा ईस्ट मायोसाइट में पेप्टाइड कहा जाता है, जो छोटी आकार की कोलाइनें बनाती है, और इसमें साइटोकाइन ऑक्सीडेशन जैसी आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है। आगे आपकी जो बात की जाए तो आपका आता है पायरुविक पेटाइड आता है आपका, एक आपका कोशिकाई पेटाइड आता है। दोनों के बारे में बात करें सबसे पहले इसके अंदर की बात की जाए तो इनका नियंत्रण केंद्र ये 3 जीनों द्वारा होता है, और ये मेडलिन पत्रकरण द्वारा दर्शाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है
या इसमें पूरी तरह से विकृत यानी विस्थापित यानी इसको अलग अलग होता है। इनका निर्माण संस्करण सामान्य रिष्ट से कराया जाता है, तो प्राप्त संतति कोशिका द्रव्य प्रवाह के कारण इसको मेंडेलियन की वसानुक्ति भी प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें तो घोंगे में संघ का कुंडलन मात्र सुनात्मक आपके टॉपिक में दिया गया, आपके एग्जाम में टॉपिक में दिया गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ निकला है, 2 प्रकार का होता है। इसमें दाएं हाथ की ओर एक आपका झुकाव होता है इसका, और वामानुवर्ती में बाएं हाथ की ओर झुकाव होता है। ये आपको झुकाव की मैंने बात की गई है, इसमें ज़्यादा आपको रीड नहीं करना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझना, जैसे कभी कभार क्वेश्चन आता है इसका। तो इसमें पैरामीशियम में कप्पाकर्ण के बारे में बात की गई है, तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कप्पाकर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में बात करें तो पैरामीशियम ऑरेलियो के कुछ उपवेदों में कोशिका द्रव्य की विशिष्ट सजीव जीवाणु जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें कप्पाकर्ण कहा जाता है। कप्पाकर्ण किसे कहा जाता है, पैरामीशियम ऑरेलियो के कुछ उपवेदों में कोशिका द्रव्य के भीतर विशिष्ट सजीव जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जिन्हें कप्पाकर्ण कहते हैं। कप्पाकर्ण युक्त पैरामीशियम को केलर उपवेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह पैरामीशियम नामक विषैले पदार्थों से प्रभावित करती है। यह कप्पाकर्ण संवेदनशील उपवेदों को नष्ट कर देता है। कप्पाकर्ण की कोशिका द्रव्य में बने रहने के पैरामीशियम के केंद्रक में कम से कम एक प्रभावी के होना चाहिए। सहयुग्मन के दौरान यदि कोशिका द्रव्य का विनिमय लंबे समय तक होता है तो कप्पाकर्ण का स्थानांतरण संवेदनशील होता है। आगे आपका लिंग निर्धारण वाला है, इसको मैं यहाँ पर आपका रीड नहीं करूँगा, लेकिन आपको 2 सेकंड में समझा दूँगा। तो इसमें क्या होता है, पुरुष के अंतर्गत आपका होता है XY होता है, और महिला के अंतर्गत XY होता है। तो संतान इसमें महिला में XX होता है, पुरुष में XY होता है, यानी कि जब X और Y यानी कि जब Y और X मिलेंगे तो लड़की का निर्माण होगा, और XX मिलेंगे तो लड़की का निर्माण होगा। यानी कि XX को लड़की कहा जाता है, और XY जब होता है तो उसको लड़का कहा जाता है। आपको याद नहीं प्रयास करना है, इतना हम रीड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो आपके इसमें जीन संतुलन के बारे में बात करें तो जीन संतुलन आपका होता है, ये केल्विन बिजनेस द्वारा ड्रोसोफिला प्रवृत्ति जाते हैं। इसमें ऑटोसोम के सेटों की संख्या उनके अनुपात में 1:2:0.5 अनुपात में होता है। यह आपका होता है संलग्नता, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करने वाले हैं संलग्नता के बारे में, संलग्नता और जीन नियम के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेंडल के स्वतंत्र और उपयोग नियम की अपनी सीमाएं हैं, विशेषकर तब जब अध्ययन किए जा रहे जीन एक गुणसूत्र पर अत्यंत निकट होते हैं। संलग्नता क्या, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का अर्थ होती है विभाजन के बिना पृथक हुए एक साथ अगली पीढ़ी में संचारित होने की प्रवृत्ति को संलग्नता कहा जाता है। थॉमस हेडमार्कर ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके संलग्नता के सिद्धांत को प्रमाणित किया। संलग्नता 2 प्रकार की होती है, एक आपकी पूर्ण संलग्नता होती है, एक आपकी अर्धसंलग्नता होती है। कौन सी होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। जब जीन एक ही गुणसूत्र पर इतने निकट होते हैं तो उनके बीच जीन विनिमय की संभावना शून्य होती है। इसके परिणामस्वरूप संतति में केवल जनकीय लक्षण रूप का ही प्राप्त होता है। आपका अपूर्ण या अर्ध होती है, ठीक है, अपूर्ण या अर्ध होती है। तो इसके बारे में बात करें तो आपकी अपूर्ण या अर्ध कौन सी होती है, तो अपूर्ण संलग्नता जब गुणसूत्र पर स्थित जीनों के बीच की दूरी अधिकतम हो, इसमें जीन विनिमय के कारण कुछ पूर्ण संयोजित संततियाँ भी प्राप्त होती है, उसकी अपूर्ण संलग्नता कहा जाता है। जीन विनिमय किसे कहा जाता है, जीन विनिमय के बारे में बात करें तो जीन विनिमय अर्धसूत्रीय विभाजन की 1 पेक्टीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के गैर-शिष्ट क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक खंडों का जो भौतिक विनिमय होता है उसे जीन विनिमय कहते हैं। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, इसके होता है समजात गुणसूत्रों का पास आना, एक आपको आता है क्रोमेटिड्स का टूटना या परस्पर विपरीत क्रोमेटिड्स का टूटना, एक आपको आता है काइजेमेटा का निर्माण, और अंत पृथक्करण का प्रक्रिया होती है जो 2 जीनों के बीच की दूरी को अधिक अनुपातिक होती है, जिसका उपयोग जीन मैपिंग में किया जाता है। त्रिकारक संकरण किया तो एक ही गुणसूत्र पर 3 जीनों की आप सापेक्षिक दूरी उनके सही क्रम को ज्ञात करने के लिए त्रिकारक क्रॉस का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया एकल क्रॉस की तुलना में अधिक सटीक और आंशिक मानचित्र प्रदान करती है। विश्लेषण के चरणबद्ध गतिरोध की रूपरेखा की बात करें आपके बीच में, तो आपको होता है तो पूर्ण संयोजन आवृत्ति होती है की गणना 0 के पूर्ण के अंतर्गत होती है। आवृत्ति गणना निम्नलिखित सूत्रों में की जाती है। यहाँ पर आपको मिक्स टाइप हुआ है, ठीक है, ये मिक्स टाइप हुआ है थोड़ा सा जीन क्रम का निर्धारण, तो ये भी आपको थोड़ा सा ठीक है या नहीं है, इसमें भी मिक्स टाइप हुआ है क्या, ये सही है, ठीक है, ये ऊपर वाला थोड़ा सा मिक्स टाइप हुआ है यहाँ पर,
तो आपको यहाँ पर शुद्ध नहीं देगा, तो उसमें मिस टाइप हुआ यहाँ पर सही है। त्रिक कारक के क्रॉस में सबसे कम आवृत्ति वाले संतति द्विक जीन विनिमय होता है, प्रदर्शित होता है। जनना के लक्षणों की तुलना दब द्विक जीन नियम के लक्षण रूप से की जाती है, जो जीन प्रवर्तित या विस्थापित होती हैं। व्यक्तिकरण या समताप क्या है, तो व्यक्तिकरण या समताप के बारे में बात की जाए तो ये आपका होता है एक स्थान पर होने वाला जीन विनिमय अपने निकटवर्ती क्षेत्र में दूसरे जीन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिसे व्यक्तिकरण कहता है। यानी एक जीव दूसरे जीव की प्रकृति को प्रभावित करता है तो उसको व्यक्तिकरण कहा जाता है। समताप गुणा क्या है, तो इसके में बात करें तो ये भी आपका मिस टाइप है, ठीक है, ये आपको क्रॉस कर देना है। तो इस प्रकार हमने यूनिट फर्स्ट सेकेंड का सिलेबस कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके बीच में यूनिट 3 एंड 4 के इंपोर्टेंट नोट्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे यूनिट 3 का, ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, वही आपकी पेंडिंग, इसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों लाइक शेयर भी करें, कमेंट करके भी जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।